तो आज हम मानव संसाधन देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने उसका जनसंख्या से जो प्राप्त होने वाले आंकड़े हैं उसका अध्ययन किया था। उसके बाद हम आगे का अध्ययन करते हैं। चौथा है जो आयु संगठन। ठीक है, पहले हमने लिंगानुपात देखा था और कुल जनसंख्या देखी थी, वृद्धि दर देखा था। अब हम देखेंगे वायु संगठन। वायु संगठन मतलब बच्चों, युवाओं और वृद्धों का जो अनुपात है वो आयु संगठन कहलाएगा। ठीक है, विश्लेषण के लिए देखते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है। पहला है बालक वर्ग हो गया, दूसरा युवा वर्ग, ठीक है, तीसरा है वृद्ध वर्ग। ठीक, किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादन क्षमता युवा वर्ग में होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। ठीक, दूसरी ओर क्या होता है, वृद्धजनों के लिए सहायता के विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि देश व प्रदेश की आबादी की आयु वर्ग का वितरण कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे जो संवर्ग बांटा गया है। पहला है बालक एवं बालिका संवर्ग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, 15 साल से जो कम है वो आ जाएंगे इस वर्ग में। ठीक है, उसकी दूसरा है युवा वर्ग में। युवा वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोग आ जाएंगे और वृद्धा वर्ग में 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो आ जाएंगे। पहले हम देखते हैं बालक बालिका वर्ग। ठीक, तो इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक उन्नति आदि की जो व्यवस्था है वो दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से क्या हुआ है, इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बालिका और बालक और बालिका वर्ग के अंतर्गत आ गया। अब हम देखेंगे युवा वर्ग। जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं वो कौन से उसमें सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, ये वर्ग जो है बहुत ही सर्वाधिक क्रियाशील होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग जो है आश्रित रहते हैं। ठीक, वह वर्ग अधिक गतिशील भी है और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह की ओर प्रवास इसी वर्ग से ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धा वर्ग, जो 60 साल से अधिक हैं। ठीक है, इस उम्र के बाद जो लोगों की क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम क्रियाशीलता में कमी आने लगती है। ठीक, इस वर्ग में अधिकांश लोग क्या होता है, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए युवा वर्ग पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में क्या किया गया है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है आयु संरचना को दर्शाने के लिए। ठीक है, भारत के आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। हम देखते हैं कि जब 2014 में बच्चों और युवाओं का जो अनुपात में जो तुलना में अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। ठीक है, उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगले वर्ष जो 20 वर्ष तक भारत में जो उत्पादन कार्य करने वाले उम्र के जो लोग हैं उसमें कमी नहीं आएगी। साथ ही वृद्धों की संख्या कम होने के कारण क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम महिला और पुरुषों वाले स्तंभों की तुलना करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होने वाली है। क्योंकि क्या हुआ, 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिका का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेख से करेंगे। ठीक है, तो ये पिरामिड बोला गया है, ये बुक में दिया गया है। ठीक है, इसे ही जनसंख्या पिरामिड कहेंगे। ये पश्चिमी अफ्रीका का पिरामिड है, ये अपने भारत का पिरामिड दर्शाया गया है और ये पश्चिमी यूरोप का पिरामिड है। ठीक, तो इसका आप अध्ययन बुक से कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5वां टॉपिक हमारा काम और कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, हमारे देश की जनगणना में किसे श्रमिक या उत्पादक
ठीक है, माने ये बहुत ही उलझने वाला सवाल है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास क्या होता है, कोई नियमित काम नहीं होता है, उनके पास क्या स्वरूप बदलते रहते हैं। ठीक है, एक काम को छोड़ के दूसरा काम करते ही मतलब चले जाते हैं, कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं रहता कार्य का। ठीक है, लोगों के पास कभी रोजगार होता है तो कभी खाली बैठे रहते हैं, ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए। ठीक है, ये उलझने वाला प्रश्न हो जाता है। इसका ठीक ठीक हल नहीं निकल सकता है, मगर क्या हुआ, जो जनगणना आयोग है उसके लिए एक काम चलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। कैसे? 2011 की जनगणना के मुताबिक काम और आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर उसको देखा गया है। ठीक है, यह भागीदारी क्या हुआ, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल है। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, उपरोक्त कार्य में लगे लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेत या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको भी श्रमिक रूप में माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, दैनिक घरेलू काम करने वाला, जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई आदि को जो उत्पादक श्रम नहीं माना गया है। ठीक, ये स्पष्ट हुआ। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं, देश के 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं। ठीक है, 2011 के अनुसार क्या हुआ, 30% लोग जो हैं उत्पादक कार्य में लगे हैं। ठीक, और लगभग 10% लोग क्या है, आंशिक रूप से उत्पादन कार्य करते हैं। ठीक है, लगभग क्या हुआ, 60% लोग उत्पादन काम में नहीं लगे हैं। ठीक है, जो लोग हैं 60% जो लोग बचे हैं वो उत्पादन कार्य में नहीं लगे हैं। और यहाँ के छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है। यहाँ क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो है 32% लोग, ठीक है, 32% लोग क्या है, मुख्य रूप से उत्पादन कार्य में लगे हैं। ठीक, और क्या हुआ, लगभग 16% जो लोग हैं वो आंशिक रूप से उत्पादन कार्य करते हैं। ठीक है, तो लगभग क्या हुआ, 52% लोग क्या हुआ, उत्पादन कार्य में नहीं लगे हैं। ठीक है, ये जो 52% लोग हैं ये उत्पादन कार्य में नहीं लगे, मतलब अन्य कार्य करते, जैसे खाना पकाना, बच्चों को संभालना, ये जो कार्य मैंने बताया था उसमें कितने 52% लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं साक्षरता। ठीक, जनगणना से जो हमें प्राप्त होने वाला आंकड़ा है उसमें साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, साक्षरता कैसे, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो साक्षरता दर है, ठीक है, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, साक्षरता को जो दर है वो कितना था, 74.04% थी। ठीक है, 2000 जनगणना के अनुसार जो है 74.04% थी, अर्थात हर 4 साल में 3 व्यक्ति क्या है, पढ़े लिखे थे। ठीक, अगर हाँ आप पहले जनगणना के आंकड़े को नजर डालते हैं तो क्या पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो पहली जनगणना में जहाँ साक्षरता का महत्व कितना था, 8% था, अर्थात 100 में से कितने 82 लोग ही निरक्षर थे। वहीं 2001 में क्या हुआ, साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बढ़कर 64.84 हो गई। ठीक है, जैसे बढ़ता गया है साक्षरता का स्तर। हालांकि देखते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो साक्षरता दर है वो 74% से ऊपर हो गई है। ठीक है, इससे ऊपर हो गई है अभी तो हमारा साक्षरता दर। ठीक, पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता यहाँ पे पाई जाती है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 82 क्या है, पुरुषों की जो साक्षरता दर है, पुरुषों की साक्षरता दर, ठीक,
पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितना है, 82.14%। ठीक है, और वहीं महिलाओं की क्या है, 65.46%। ठीक, तो क्या हुआ, इस प्रकार जो साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देने लगती है। जैसे कि एक तरफ जहाँ केरल में 93.93%, मिजोरम में देखेंगे तो 91.58%, त्रिपुरा में देखेंगे तो 37.45%। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं। वहीं देखेंगे बिहार में 63.82%, राजस्थान में, झारखंड में। ठीक है, ऐसे राज्यों में जो साक्षरता का जो दर है वो काफी कम है। ठीक, यहाँ पे आपका स्पष्ट हुआ जनसंख्या से प्राप्त होने वाले जो आंकड़े हैं। ठीक है, इसका उसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या और विकास, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।